नमस्कार। मैं सुमन द्विवेदी अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले कई दिनों से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ और मैं और आप यानी हम सभी मिलके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा करेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरी वो इच्छा पूरी हो रही है और आज मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित रहूं और हम सभी मिलके हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा करें। विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य को बहुत ही कहते हैं ना कि आपस में विचार करके, आपस में चर्चा करके उसको अधिक से अधिक सरल करके हम लोग उसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब हम बहुत समय नहीं लेंगे, तो अब हम लोग लौटते हैं आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आदिकाल प्रकरण एक सामान्य परिचय से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। शुक्ल जी का कहना है कि प्राकृत की जो अंतिम अभ्रंश अवस्था आई है उसी से ही हम हिंदी साहित्य का जन्म मानते हैं। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उस समय गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो कब से कब तक माना जा रहा है शुक्ल जी के अनुसार। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति यानी लोगों के अनुसार जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आगे आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। आचार्य शुक्ल जी पुनः देख लिया जाए हम लोग कि आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ यानी इस लंबी परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। शुक्ल जी का विशेष रूप से कहना है कि धर्म की बात हो, चाहे नीति की बात हो, चाहे श्रृंगार की बात हो, चाहे वीर रस की बात हो, सब प्रकार की रचनाएं जो हैं वो दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं।
राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, और ये बताते हैं कि वो वीर गाथा काल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो आश्रित कवि थे वो अपने राजाओं के गुणगान की प्रशंसा करते थे, उनके बारे में सुंदर गीत लिखते थे, उनकी उपलब्धि को बताते थे। तो यही कारण है कि उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। तो ये वीडियो आज हमारा पहला दिन था, और हम आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो में अगर आपको कोई भी त्रुटि समझ में आई हो या किसी सुधार की आवश्यकता हो, तो प्लीज़ आप अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। मैं पूर्ण विश्वास आपको दिलाती हूँ कि यदि मुझे अगर कहीं कुछ त्रुटि समझ में आई तो सकारात्मक दिशा में सार्थक प्रयास उसे सुधारने का हम जरूर करेंगे। और अपने इस वीडियो को, अपनी ये वाणी को समाप्त करती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और